जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। और सीसीई के बारे में हम लोगों ने जो पार्ट 1 था, प्रथम खंड जो मैंने आपको यूट्यूब पे डाला है, उसमें आप लोगों ने सीसीई की प्रक्रिया पे हमने बात की थी। सीसीई क्या है, नवीन मूल्यांकन पद्धति जो है, जिसे एनसीएफ 2005 ने सुझाव दिया, आरटीई 2009 ने जिसको प्रस्तावित किया और जिसे लागू किया। तो सीसीई क्या है, सततता क्या होती है, मूल्यांकन की व्यापकता समग्रता से हम क्या समझते हैं, इस पे हमने विस्तार से बात की। और आकलन क्या होता है, इस पे हमने एक समझ बनाई और सीसीई की टर्मिनोलॉजी पे हमने बात की। तो प्रत्येक स्थिति में आपने सीसीई को समझा। और मुझे बच्चों ने जो कमेंट डाले, मुझे ये जान करके बहुत प्रसन्नता हुई कि अधिकांश बच्चों ने जो लिखा कमेंट बॉक्स में, वो ये लिखा कि सर सीसीई को लेकर के उनकी बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं थी, वो जिज्ञासाएं उनकी शांत हुई। कई बच्चों ने अपने पूर्व की गई क्लासों में, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासों में, सीसीई को प्रॉपर तरीके से समझा ही नहीं था। और मैं जब ये मुझे पता लगा, ये जान करके मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि उन बच्चों को उस वीडियो से इतनी ज़बरदस्त हेल्प पहुंची है कि मुझे लगा कि मेरा प्रयास सार्थक हुआ। तो मैं आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं। और सीसीई की जो प्रक्रिया में हमने देखा था, सीसीई की शब्दावली और सीसीई क्या है, टर्मिनोलॉजी पे हमने बात की। इस दूसरे खंड पे हम लोग बात करेंगे सीसीई के अंतर्गत चलने वाले संरचनात्मक और योगात्मक आकलन पर, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं। तो संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट, ये क्या होती है, इनके बीच में अंतर क्या है, और इस प्रक्रिया को समझिए। और मैं फिर से सारे बच्चों को हर बार ये बोलता हूँ कि वीडियोस को आप नीचे से ऊपर तक, सरल से कठिन की ओर, एक लगातार एक क्रम में आप देखने का प्रयास कीजिए। कोई वीडियो आपका स्लिप ना हो, उसके लिए जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे पिछले वीडियोस को आप ज़रूर देखिए। और मैंने भी बीड़ा उठाया है आपके मेथड्स का और साइकोलॉजी का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, जो कठिन जो खंड है, जिनको बच्चे बहुत ज़्यादा कहीं जिन पे जानना चाहते हैं, उनकी जिज्ञासा, उनकी क्वेरीज हैं। और कमेंट बॉक्स में मैं जैसे आपके देखता रहता हूँ, आपको कहाँ किन बिंदुओं पे आपको ये इच्छा है कि रीड तक मैं आपके साथ ये लगातार काम करूँ। तो मेरा प्रयास आपके साथ लगातार जारी रहता है, जारी रहेगा। तो इस खंड में हम लोग बात करते हैं। और निश्चित तौर पर हमेशा मैं एक जो मोटिवेशनल बात हमेशा बोलता हूँ, अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने ऊपर, अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए। अगर आपके प्रयास ईमानदार हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता की ओर ले जाने वाली है। लेकिन पहले ये भी तय कीजिए कि आपके प्रयास ईमानदार हैं या नहीं है। तो विद्यार्थियों, मैं सीसीई का जो पार्ट 2 है, जो पिछला पार्ट में पढ़ा चुका हूँ, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे, वो इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 पढ़ाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, सीसीई पार्ट 1 और ये सीसीई पार्ट 2। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं संरचनात्मक आकलन और योगात्मक आकलन पर। तो संरचनात्मक आकलन क्या होता है और योगात्मक आकलन क्या होता है, इसकी चर्चा को थोड़ा सा सुनिए, फिर हम एक अंतर की साड़ी बना करके इस पर बात करेंगे। संरचनात्मक आकलन सीसीई प्रणाली में लिए जाने वाले ऐसे आकलन होते हैं जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लिए जाते हैं, मध्य में लिए जाते हैं। और ये आकलन जो होते हैं, इन आकलनों का उद्देश्य जो होता है वो बालकों को उपलब्धि या ग्रेड देना नहीं होता है। ये बालकों को किसी एक स्तरीकरण करके लेवलाइजेशन करने का काम नहीं करते हैं। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल सुधार के दृष्टिकोण से फीडबैक लेने के लिए, यानी कि प्रतिपुष्टि प्राप्त करने के लिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता को जांचने के लिए किए जाने वाले आकलन होते हैं, संरचनात्मक आकलन। और योगात्मक आकलन जो होते हैं वो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन होते हैं जो बालकों का स्तरीकरण करते हैं। उस संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में बालकों की जो उपलब्धि है, उस उपलब्धि को एक स्तर प्रदान करते हैं। तो इनके अंतर की सारणी में हम इस बात को देखेंगे। मैं सबसे पहले अपनी चर्चा प्रारंभ करता हूं और एक एक बिंदु को, एक एक तथ्य को आप बहुत ध्यान से समझिए। मैं चाहूंगा कि ये खंड आपका बहुत स्पेशल बने, और न केवल स्पेशल बने बल्कि आपकी जिज्ञासाओं को संपूर्ण रूप से समाधान करने में सक्षम। तो सबसे पहले देखिए संरचनात्मक आकलन क्या होती है। संरचनात्मक आकलन, संरचनात्मक इनको बोलते हैं, निर्माणात्मक इनको बोलते हैं,
निर्माणात्मक इनको बोलते हैं, रूपात्मक इनको बोलते हैं, रचनात्मक इनको बोलते हैं, और अंग्रेजी में इनको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। और फॉर्मेटिव असेसमेंट ये क्या होते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान, ध्यान रखें ये जो शैक्षिक कार्यक्रम एक शब्द जो मैं ले रहा हूं, शैक्षिक कार्यक्रम से मेरा अभिप्राय है एक अवधि जो है वो, जैसे राजस्थान में 3.5 माह की एक अवधि को एक शैक्षिक कार्यक्रम दिया है, सीबीएसई में 5 माह की अवधि को एक शैक्षिक कार्यक्रम नाम दिया है। वो एक जो खंड है योगात्मक आकलन का, पूरा जो खंड है 5 माह का हो सकता है। राजस्थान में जैसे 3.5 माह का है। राजस्थान में जब 4 योगात्मक होते थे तो प्रत्येक जो शैक्षिक कार्यक्रम होता था वो 2.5 माह का होता था। तो शैक्षिक कार्यक्रम से मेरा अभिप्राय है वो अवधि, जिस अवधि तक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित करनी है। तो शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में, और ध्यान रखो ये मध्य जो शब्द है ये विशेष तौर पे आपको ध्यान देना है। तो शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में समय समय पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जो शिक्षकों और छात्रों, तथा छात्रों को प्रतिपुष्टि देते हैं, यानी कि फीडबैक देते हैं, प्रतिपुष्टि देते हैं, तथा प्रक्रिया में सुधार का सुझाव देते हैं। और अभी मैं जब सारणी बनाऊंगा तो सारणी में एक एक बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। मैं आपको प्रारंभिक तौर पे इसकी परिभाषा आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सारणी में तो सारी बातें विस्तार से आने वाली है। तो शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में, दौरान, ड्यूरिंग प्रोसेस लिए जाने वाले ऐसे आकलन जिनका उद्देश्य जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसकी प्रभावशीलता की जांच करना होता है, फीडबैक देना होता है। अगर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई अपेक्षित सुधार करना है, आवश्यक सुधार करना है, वांछित सुधार करना है, वो सुधार का सुझाव प्रस्तुत करना होता है। ऐसे आकलनों को हम कहते हैं संरचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। और योगात्मक आकलन क्या होते हैं? योगात्मक आकलन, और अभी अंतर सारणी से हम इसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे। योगात्मक, जिसे संकलित, जिसे समेकित आकलन भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट, सम माने योग करना। तो ये योग होता है, और किसका योग होता है अभी हम बात करेंगे। तो समेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर, और ध्यान रखिए मैं इसको परिभाषा को हम लिखेंगे शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर, शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाने वाले ऐसे आकलन जो बालकों की उपलब्धि का स्तरीकरण करते हैं।
स्तरीकरण, लेवलाइजेशन करती है। लेवलाइजेशन से अभिप्राय है, स्तरीकरण से मेरा अर्थ है कि एक बालक ने संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम में कितना सीखा है, उसकी दक्षताएं, योग्यताएं, अन्य क्षमताएं उसकी कितनी विकसित हुई हैं, इस बात का निर्णय देंगे। और ध्यान रखिए, निर्णय जो दिया जाएगा वो शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर दिया जाएगा। शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में दौरान जो चलेंगे वो संरचनात्मक आकलन होंगे, और शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर जो दिए जाएंगे वो आपके योगात्मक आकलन होंगे। तो इन दोनों का जो अंतर होता है, परीक्षा में आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है कि परीक्षा में इनका तुलनात्मक, जब कोई कथन आता है, तुलनात्मक कथन में जब पूछा जाता है कि संरचनात्मक और योगात्मक आकलन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है, या इनमें से किसी एक के बारे में कोई कथन आता है, वो आप जस्टिफाई आप जब कर पाएंगे, आप उससे लिंक जब आप कर पाएंगे, जब आपने दोनों आकलनों को बहुत अच्छे से समझा होता है। तो निश्चित तौर पर मैं आपकी एक बहुत अच्छी समझ बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आपकी समझ बने योगात्मक और संरचनात्मक आकलनों पर, जिससे कभी कोई तुलनात्मक स्टेटमेंट अगर आता है तो आप वहां पर निर्णय ले पाए। तो एक अंतर की सारणी पे चल करके हम लोग बात करते हैं, और वहां एफए और एसए के अंतर को बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आप इनके नामों को ध्यान रखेंगे, जैसे संरचनात्मक आकलन को हमने संरचनात्मक का, रूपात्मक का, निर्माणात्मक का, रचनात्मक का, फॉर्मेटिव असेसमेंट, और योगात्मक जिसे हम संकलित आकलन कहेंगे, समेकित आकलन कहेंगे, यानी कि इकट्ठा करके किया गया आकलन। तो अब इनके अंतर को थोड़ा सा सारणी के तौर पे देखिए, तुलनात्मक सारणी के तौर पर। और तुलनात्मक सारणी में हम एक एक बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। और आप देखिए, सबसे पहले इस अंतर सारणी पे मैं बात करता हूँ, तो इधर एफए और इधर एसए, और जब तुलनात्मक विवरण जब आपका प्रस्तुत होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सबसे पहले एफए का पहला, और हम जिस बिंदु को यहाँ लिखेंगे उसका जवाब एसए में क्या है, उस जवाब को उसके सामने लिखेंगे। तो सबसे पहला बिंदु, ये शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में, शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में समय समय पर लिए जाते हैं, समय समय पर लिए जाते हैं। और ध्यान रखिए, ये तुलनात्मक स्टेटमेंट जो है ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि तुलनात्मक स्थिति जब आपको दोनों की पता होती है तो आप अच्छे से निर्णय ले पाते हो। तो शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में समय समय पर लिए जाते हैं, लेकिन ये शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाते हैं। शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाते हैं। ऐसे तो योगात्मक आकलन शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर, ये शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में। दूसरा अंतर, इन आकलनों का उद्देश्य, और ध्यान रखिए ये दूसरा इंपोर्टेंट है और ये परीक्षा में आया हुआ दूसरा है। इन आकलनों को प्रश्न आया था कि संरचनात्मक आकलनों का उद्देश्य क्या होता है। इन आकलनों का उद्देश्य सुधारात्मक या विकासात्मक होता है। सुधारात्मक या विकासात्मक होता है। इस बिंदु पे हम अगले अंतर पे चर्चा करेंगे, सुधारात्मक या विकासात्मक। और इन आकलनों का उद्देश्य, इन आकलनों का उद्देश्य शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर बालकों की योग्यताओं का स्तरीकरण करना हो। ध्यान रखिए, ये योगात्मक आकलन जो है ये
सुधार के दृष्टिकोण से नहीं हो रहे हैं, ये सुधार के दृष्टिकोण से नहीं हो रहे, ये शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर बालकों ने की जो उपलब्धियां हैं, जो योग्यताएं हैं, जो क्षमताएं हैं, उनमें कहाँ और किस सीमा तक विकास हुआ है उसके बारे में एक रिजल्ट, एक परिणाम देना है, सुझाव देना नहीं है। सुझाव देने का काम ये करेंगे, सुधारात्मक प्रकृति इनकी है, यानी कि बालकों में सुधार किया जा सके, इस उद्देश्य से ये किए जा रहे हैं। तो ये हमारा दूसरा अंतर होता है। तीसरे अंतर मैं पहले को मिटाता हूं, जैसे तीसरा मेरे को और तीसरे को आप देखेंगे, और तीसरे इनकी प्रकृति संरचनात्मक की, इनकी प्रकृति सुझावात्मक होती है, सुझावात्मक होती है, यानी कि रचनात्मक आकलन जो होते हैं वो सुझाव देते हैं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के में सुधार करते हैं, सुझावात्मक होती है। अर्थात इसको और विस्तार दे दूं, अर्थात ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित सुधार, अपेक्षित सुधार के साथ साथ एक शब्द और लगा दें, अपेक्षित सुधार का सुझाव देते हैं। यानी कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या बदलाव किया जाए जिससे बच्चे का सीखना और ज्यादा प्रभावी हो। जो शिक्षण प्रक्रिया है अध्यापक की ओर से संचालित हो रही है वो ज्यादा प्रभावशाली बने, बच्चे का सीखना और ज्यादा सार्थक हो और ज्यादा प्रभावी हो। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो सुधार हो सकता है, कि मैंने दोनों शब्द लिखे हैं, शिक्षण भी और अधिगम भी, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अपेक्षित जो सुधार है उसका सुझाव देना इनका काम होता है। लेकिन ऐसे जो होते हैं इनकी प्रकृति निर्णायक होती है, इनकी प्रकृति निर्णायक होती है, निर्णायक होती है। और निर्णायक का मतलब आप समझ रहे हैं, ये केवल हमने लिखा इनकी प्रकृति सुझावात्मक होती है, अर्थात ये केवल सुधार के दृष्टिकोण से है। और इनकी प्रकृति निर्णय, ये केवल निर्णय देना है, इनका काम कोई सुझाव देना नहीं है, ये कोई सुझाव नहीं देते हैं ऐसे, ये केवल निर्णय देते हैं कि बच्चे की स्थिति ये है, बच्चे की उपलब्धि ये है, बच्चे का स्तर ये है। अब किस कारण से कम है स्तर उसका, उस कारण पे बात नहीं करनी है, वो कारण पे बात ये करेंगे, उस कारण में जो सुधार है अपेक्षित वो ये करेंगे। ये केवल निर्णय देने वाले होते हैं योगात्मक आकलन। और तीसरे बिंदु से जुड़ा चौथा बिंदु, तीसरे बिंदु से जुड़ा चौथा बिंदु, ये और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, ये सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने के लिए आकलन है। और ये सीखने का आकलन, ये सीखने का आकलन। और ये सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, इस बात पे मैं चर्चा कर चुका हूँ अपने पिछले वीडियोस में। जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो इससे पिछला खंड भी देखेंगे, साथ साथ उस वीडियो को भी देखेंगे जहाँ मैंने सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन और सीखने के समान आकलन, उस पर मैंने बात की थी। तो ये जो आकलन है ऐसे सरसत्वक, ये सीखने के लिए आकलन है। और सीखने के लिए आकलन क्यों है? क्योंकि इनको किया इस उद्देश्य से है कि हम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो अपेक्षित सुधार है, जो आवश्यक सुधार है उसको कर सके, उस प्रक्रिया को और ज्यादा प्रभावशील बना सके, इसलिए किया गया आकलन है ये। लेकिन ये सीखने का आकलन है, बच्चे ने फाइनली कितना जाना है, बच्चे की फाइनली परफॉर्मेंस क्या है, केवल इस बात का निर्णय लेने वाले हैं, इसीलिए ये सीखने का आकलन है। क्योंकि शैक्षिक कार्यक्रम की समाप्ति पर लिए जाएंगे। और आपको याद होगा मैंने जब सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन पे चर्चा की थी, मैंने कहा था कि सीखने के लिए आकलन या तो बिल्कुल प्रक्रिया के प्रारंभ में लिए जाएंगे, प्रक्रिया के मध्य में लिए जाएंगे, अंत में नहीं लिए जाते। तो सीखने के लिए आकलन जो होते हैं ये मध्य में लिए जाते हैं। और आप जैसे बीएलए के तौर पे देखा था प्रारंभ में भी हो सकता है। तो इन आकलनों को आपने इसलिए लिया है ताकि आप ये काम कर सको, आपको ये पता चल सके
कि बच्चे की सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अधिगम अवरोधक कहाँ है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया प्रभावशील उतनी है या नहीं जितनी होनी चाहिए, तो ये सीखने के लिए आकलन है। लेकिन ये अंत में लिए जाएंगे, ये निर्णय देने वाले हैं, ये सीखने का आकलन है। ये चौथा। पांचवा, अंतर क्या होगा? ये शिक्षकों तथा विद्यार्थियों दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं, यानी कि फीडबैक देते हैं। ध्यान रखिए, अगला अंतर जो संरचनात्मक आकलन जो होते हैं वो शिक्षकों को और विद्यार्थियों को दोनों को फीडबैक देते हैं, दोनों को प्रतिपुष्टि देते हैं। और क्या प्रतिपुष्टि देते हैं? शिक्षक को ये प्रतिपुष्टि देते हैं कि उसके सिखाने की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण विधियां हैं वो कितनी प्रभावशील है, और यदि वो प्रभावशील नहीं बन पा रही है तो उनमें क्या सुधार करना है। इस बात का फीडबैक देते हैं ये शिक्षक को, और बालकों को ये फीडबैक देते हैं कि बालक इस बात को समझ पाते हैं इन आकलनों से कि उनके सीखने में कहाँ कमी चल रही है, उस कमी को वो कैसे दूर करें, इस बात का फीडबैक बच्चों को मिलता है। और ये प्रश्न एक परीक्षा में आया था कि संरचनात्मक आकलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। नहीं, संरचनात्मक आकलन निम्न में से किसको फीडबैक देते हैं? और केवल विद्यार्थी को, केवल शिक्षक को, शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों को, और इन दोनों में से किसी को नहीं। ध्यान रखिए, दोनों को फीडबैक देते हैं, दोनों में से किसी को फीडबैक देना नहीं देना ये योगात्मक आकलन का काम होता है। ये कोई फीडबैक के दृष्टिकोण से नहीं है। तो ये शिक्षकों विद्यार्थी दोनों को फीडबैक देते हैं संरचनात्मक आकलन। लेकिन ये प्रक्रिया के अंत में प्राप्त साक्ष्यों प्रदत्तों यानी कि डाटा, आंकड़ों का मूल्यांकन करके निष्कर्ष प्रस्तुत करते योगात्मक आकलन प्रक्रिया के अंत में बच्चे के जो आपने पूरे शैक्षिक कार्यक्रम में बच्चे को जो सिखाया है, तो वो जो डाटा वाले जो सूचनाएं आपको मिल रही है, प्रदत्त का अभिप्राय है डाटा से, तो आप बच्चों को जो सिखाया है संपूर्ण कार्यक्रम में, उस संपूर्ण कार्यक्रम में अब बच्चों को आप ये चेक करें तो उनमें से कितनी दक्षताएं बच्चे के अंदर, योग्यताएं, क्षमताएं विकसित हुई हैं, बच्चे ने कितना ज्ञान या अन्य कौशल प्राप्त कर लिए हैं, उन सभी डाटा का विश्लेषण करके निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। निष्कर्ष दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसलिए ये निष्कर्ष देते हैं और ये सुझाव, ये प्रतिपुष्टि देते हैं। प्रतिपुष्टि देने का काम इनका नहीं है, योगात्मक आकलन का, संरचनात्मक आकलन का काम होता है। और लास्ट अंतर और मैं लिख देता हूँ, लास्ट अंतर, ये 506वां अंतर और लिख देता हूँ। इन आकलनों के परिणामों को अंतिम परिणाम में शामिल नहीं किया जाता। और ध्यान रखिए, ये संरचनात्मक आकलन की मूल अवधारणा है। बच्चों ने जैसे मुझसे कहा ऑफलाइन क्लास में कि सर सीबीएसई एक रचनात्मक आकलन के लिए 10% देती है। मैंने बच्चों को ऑफलाइन, जिन बच्चों ने मेरी ऑफलाइन क्लास ले रखी है या जिन्होंने ऑनलाइन ऐप के माध्यम से मेरी पूरी क्लास देखी है, मैंने वहाँ बच्चों के साथ चर्चा की है कि सीबीएसई का जो पैटर्न है वो पहले से 2009 से पहले से उनका एक पैटर्न चला रहा था, जहाँ वो मिड टर्म में लिए गए ऐसे आकलनों को वो एक अंक भार उन्होंने दे रखा था। ध्यान रखिए, ये सीसीई की जो वास्तविक जो अवधारणा है, संरचनात्मक आकलन की वास्तविक अवधारणा नहीं है। वास्तविक अवधारणा में संरचनात्मक आकलनों का कोई अंक भार नहीं होता है।
लेकिन ऐसे जो होते हैं इसके परिणाम जो होते हैं, इनके परिणाम ही अंतिम परिणाम होते हैं। तो योगात्मक आकलन ने जो कहा है वही आपका अंतिम परिणाम है। योगात्मक आकलन ने जो कहा है, और इन्होंने जो कहा है वो केवल सुझाव है, वो परिणाम नहीं है। अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होंगे वो सुझाव। वो सुझाव इसलिए है कि को सुधार करना है, तो अंतिम परिणाम होते हैं। तो ये सरसतात्मक और योगात्मक के संबंध में ये स्थिति मैंने जैसे आपको कहा, ये इनको इन आकलनों के जो परिणाम होते हैं वो अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते। इनके परिणाम जो होते हैं, इनके परिणाम अंतिम परिणाम होते हैं योगात्मक आकलन के। तो अब आप थोड़ा सा दृष्टिपात कीजिए सारे अंतर पे। मैंने जैसे कहा कि सरसतात्मक आकलन जो होते हैं, सरसतात्मक आकलन शैक्षिक कार्यक्रम के मध्य में लगातार लिए जाएंगे, समय समय पर लिए जाएंगे, लेकिन योगात्मक आकलन प्रक्रिया के अंत में लिए जाएंगे। इनका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना है, सुझाव देना है, उनका काम निर्णय देना है। योगात्मक आकलन का ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि देंगे, वो किसी को प्रतिपुष्टि नहीं देंगे, वो केवल निर्णय देंगे, वो केवल स्तरीकरण करेंगे बालकों की उपलब्धि का, क्षमताओं का, योग्यताओं का। ये सीखने के लिए आकलन है सरसतात्मक आकलन। योगात्मक आकलन सीखने का आकलन है। तो सीखने के लिए आकलन यानी कि इस दृष्टिकोण से किए गए हैं कि ये बच्चों के साथ जो सीखने सिखाने की प्रक्रिया है उसमें आवश्यक सुधार कर सकें, एक योजना बना सकें बालकों के अनुरूप। तो ये सीखने के लिए आकलन है, ये सीखने का आकलन है। इनके परिणाम अंतिम परिणाम में शामिल नहीं होते, इनके परिणाम अंतिम परिणाम होते हैं। तो सरसतात्मक योगात्मक के संबंध में ये जो तुलनात्मक कथन जो मैंने आपको अंतर सारणी के तौर पे बताए, ये अंतर सारणी के तौर पे आप इसको विशेष ध्यान रखेंगे। और ये ऐसे और ऐसे की संख्या की बात एक और बात आती है। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर इतनी संख्या, और आप जानते हो इस बात को कि संख्या के तौर पर आपको ये समझना है कि जैसे हम दो खंड में बात करेंगे, सीबीएसई जो होती है, सीबीएसई में जो संरचनात्मक होते हैं, संरचनात्मक 2 होते हैं और योगात्मक 2 होते हैं और संरचनात्मक होते हैं 4। सीबीएसई में वापस स्टेटमेंट में लिखते में मैं थोड़ा सा भूल गया। योगात्मक जो होते हैं वो 2 होते हैं और संरचनात्मक होते हैं 4। ये सीबीएसई का फॉर्मेट है। और ध्यान रखेंगे कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि FA1 फिर FA2 और फिर SA1, यानी कि पहला संरचनात्मक होगा 10% अंक भार का, दूसरा संरचनात्मक होगा 10% अंक भार का, और फिर होगा योगात्मक SA1, ये 30% अंक भार का होगा। तो ये आपका पहला एक शैक्षिक कार्यक्रम आपका निबट जाता है, जहां 10% का प्रथम रचनात्मक, 10% का द्वितीय रचनात्मक और 30% का प्रथम योगात्मक। तो पहला योगात्मक हो जाता है। उसके बाद FA3 यानी कि तीसरा रचनात्मक आता है, वो 10% का होता है। चौथा आता है FA4, वो 10% का होता है। और फिर आता है SA2, दूसरा योगात्मक, ये 30% का होता है। तो ये आपका सीबीएसई का फॉर्मेट है। और इसीलिए आप सीबीएसई के फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे, एक अलग से एक प्रश्न आता है कि सीबीएसई में सभी संरचनात्मक का अंक भार कुल कितना होता है। तो सभी संरचनात्मक का कुल अंक भार होता है 10, 20, 30, 40%। 40% अंक भार संरचनात्मक का होता है और 30 और 30 60% अंक भार योगात्मक का होता है। ये सीबीएसई का फॉर्मेट है। लेकिन मैंने अभी जैसे आपको कहा कि संरचनात्मक के अंक भार का प्रावधान सीबीएसई में है, मूल अवधारणा में संरचनात्मक के प्रावधान नहीं है अंक भार के। और राजस्थान में उसी मूल प्रावधान को लागू किया। राजस्थान की मैं अगर बात करूं तो राजस्थान में यानी कि 2018-19 से, और ये ध्यान रखेंगे 2018-19 के सत्र से ये प्रावधान हुआ। इससे पूर्व जो होते थे, इससे पूर्व में ऐसे जो होते थे योगात्मक होते थे वो 4 होते थे। लेकिन 2018-19 से ऐसे जो है वो 3 है, योगात्मक 3 है और योगात्मक 3 है, और रचनात्मक जो है, रचनात्मक आपके 6 हैं। और रचनात्मक 6 इसलिए है क्योंकि एक योगात्मक के अंदर 2 बार रचनात्मक आकलन होता है, 2 बार चेकलिस्ट भरी जाती है राजस्थान में। और ध्यान रखिए, ये मैं बच्चों को बार बार बता चुका हूँ। आप भ्रमात्मक, क्योंकि कई सारी गाइडों में ये गलत लिखा हुआ है। मैं बच्चों के साथ इस बात को देख चुका हूँ, बच्चों ने मुझे गाइडें दिखाई, मैंने खुद बाजार से
चेक करके देखिए, अधिकांश गाइडों में राजस्थान के संबंध में ये गलत लिखा हुआ है। कई सारे नोट्स में इस बात को गलत पढ़ाया है कि राजस्थान में अंक भार 10% करके इतना होता है, योगात्मक का इतना होता है। कोई अंक भार राजस्थान में नहीं होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। और मैंने कहा भी था बच्चों को कि आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाकर के जो आपके आसपास है वहाँ जाकर के आप पूछेंगे, आपको पता लगेगा रचनात्मक योगात्मक का अलग से कोई पृथक अंक भार नहीं है। तो ऐसे जो होते हैं वो 3 होते हैं, योगात्मक 3 होते हैं, एक योगात्मक में 2। तो आप प्रथम रचनात्मक लेंगे, FA1 लेंगे, FA2 लेंगे, उसके बाद आपका SA1 हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अगला FA2 FA3 लेंगे, FA4 लेंगे, और फिर आपका दूसरा योगात्मक हो जाएगा SA2, और फिर आप लास्ट में FA5 लेंगे, FA6 लेंगे, और उसके बाद आपका SA3 तीसरा योगात्मक हो जाएगा। तो ये राजस्थान का फॉर्मेट होता है और पृथक से कोई अंक भार अलग से निर्धारित नहीं होता। तो CBSE में आपके 2 योगात्मक और 4 रचनात्मक हैं, राजस्थान में 3 योगात्मक और 6 संरचनात्मक है। और ध्यान रखिए, मैंने कहा 2018-19 से है ये, 2018-19 से पहले 4 योगात्मक होते थे और 8 रचनात्मक होते थे। और 8 रचनात्मक, इसका सीधा सिद्धांत ये कि एक योगात्मक होगा, उसके अंदर 2 रचनात्मक होंगे। तो संरचनात्मक और योगात्मक आकलन की इस अवधारणा को अच्छे से समझ लीजिए, राजस्थान CBSE के अंतर को समझ लीजिए। मैंने बच्चों को कहा था कि CBSE ने जो मूल प्रावधान थे उसमें आंशिक बदलाव करके अपने लिए एक्सेप्ट किया, राजस्थान ने मूल प्रावधानों को, जो CCE की मूल अवधारणा थी और जिसमें संरचनात्मक और योगात्मक के लिए क्या, क्योंकि हमने कहा संरचनात्मक केवल सुझावात्मक है, तो केवल सुझावात्मक है तो वो फिर कोई उपलब्धि देने का काम उनका नहीं होता है। तो ये संख्या को आप ध्यान रखेंगे, 2 और 4 और 3 और 6 वर्तमान में, और संरचनात्मक क्या है, योगात्मक क्या है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बच्चों, इस खंड में मैंने CCE का जो शेष भाग था, CCE की जो प्रक्रिया होती है, आकलन जो होते हैं CCE में आयोजित, उन आकलनों के बारे में मैंने संक्षेप में आपके साथ चर्चा की है। लेकिन वो संक्षेप में जो चर्चा है वो सार गर्भित अवश्य होगी, ऐसी मैं अपेक्षा आपसे करता हूँ। तो CCE के इन दोनों खंडों को पार्ट 1 पार्ट 2 को आप एक लगातार क्रम में आप देखेंगे तो CCE आपके पूरे समझ में आएगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और मैं निश्चित तौर पर ये उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों खंड मिला करके आपके CCE को अच्छे से समझाने के लिए पर्याप्त है। तो विद्यार्थियों, हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि मेथड्स में और साइकोलॉजी में, विशेष मैं अब साइकोलॉजी के भी वीडियोज़ लेकर के आ रहा हूँ, और मेरे YouTube चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको हर वीडियो में साइकोलॉजी के भी कई सारे कठिन टॉपिक जो आपकी जिज्ञासाओं के, उस पर मैं सार्थक बात करने वाला हूँ। मेथड्स के कठिन टॉपिकों पे मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। तो हर वीडियो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट, आपकी एक अमूल्य निधि बनने वाला है। लेकिन मैं हर बार आपसे एक बात कहता हूँ, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। मुझे उत्तराखंड के एक बच्चे ने मैसेज किया, कमेंट किया, उस बच्चे ने कहा कि सर मैं उत्तराखंड में, मैं और मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे कमेंट डाला एक वीडियो में और देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। और इन कॉन्सेप्ट को वो पहले से किसी भी वीडियो में नहीं समझ पाया था, इन वीडियो में उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को ग्रहण किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आप देखिए, उत्तर प्रदेश तक, उत्तराखंड तक बच्चों तक, हरियाणा तक के बच्चों तक ये पहुंच है वीडियोस की। और बहुत सारे बच्चे जो मुझसे स्नेह रखते हैं, जो मुझे वीडियोस के माध्यम से कहीं देखते हैं, याद करते हैं, उन सब बच्चों को मैं हमेशा ये आश्वस्त करता हूं कि मैं आपके प्रयास के साथ हूं और आपको रीढ़ तक सफल करा करके, रीढ़ तक पहुंचा करके मैं दम लूँगा। ये ध्यान रखिए, ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। तो इन वीडियोस को देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, बढ़ते क्रम में देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कीजिए, जिससे अधिकांश बच्चे जो अब बहुत सारे बच्चों तक कभी क्लास की अप्रोच हो जाए, ये ज़्यादा ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चला है अभी तक कि मैं क्लास ऑनलाइन लेना शुरू कर दिया है। निःशुल्क है, बिल्कुल निःशुल्क है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बच्चों के साथ लगातार लगे रहने का मेरा मन होता है, उस प्रयास में मैं आप बच्चों के साथ प्रयास कर रहा हूँ। चलिए साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले खंड में मैं मेथड्स के और साइकोलॉजी के कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स पर आपके बीच में आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।